बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम मुस्लिम क्यू और हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम स्टार्ट किया था जिसके हमारे पास 8 पार्ट थे और उनके 7 पार्ट हम प्रूफ कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम उसका लास्ट पार्ट प्रूव करने की कोशिश करेंगे, पार्ट नंबर 8। थ्योरम के हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यूं है, वो कहते हैं कि प्रूव दैट Z1 मॉड मनफी Z2 मॉड, यानी अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों जिनके नाम Z1 और Z2 हैं तो आप क्या करें, Z1 का मॉड लें फिर Z2 का मॉड लें, उनको माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो लेस होगा। कैसे लेस होगा? लेस होगा या इक्वल होगा कैसे? अगर आप Z1 और Z2 को ऐड करके होल का मॉड ले लें, Z1 का मॉड अलहदा लें, 2 का अलहदा लें, फिर उनको माइनस करें तो जो जवाब आएगा वो लेस होगा। कैसे लेस होगा? अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड करते हैं बाद में मॉड लेते हैं। फिर ये जो आंसर आएगा ये लेस होगा कैसे? अगर आपने जो सेपरेटली मॉड लिया था उसको ऐड कर लें तो आपके पास ये आंसर उससे लेस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकली आप देख लें कि अगर Z1 आपके पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 4 आयोटा, तो अब इस Z1 मॉड आपके पास कितनी बनेगा? ये 5 आ जाएगा। सिमिलरली Z2 आपके पास लेट कर लेते हैं कि एक नंबर है, फॉर एग्जांपल आप इसको ले लेते हैं 6 प्लस 8 आयोटा, तो Z2 मॉड आप कितने लेंगे? 6 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर उसके बाद रियल पार्ट का स्क्वायर, तो ये 36 प्लस 84 100, आंसर विल बी 10। तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। अब इन दोनों को जरा ऐड करें, Z1 प्लस Z2 ऐड करेंगे, ये 9 बनेगा और ये 12 आयोटा आ जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 का अगर हम मॉड लेते हैं तो हमारे पास टोटल आंसर कितनी आएगा? 9 का स्क्वायर 81 प्लस 144, इनको ऐड करें तो ये आता है 225। ओके, तो 225 जो है इसका अगर स्क्वायर रूट लें आंसर आता है 15। तो क्लियरली आप देख सकते हैं भी Z1 मॉड मनफी Z2 मॉड, आंसर क्या है? 5 माइनस Z2 का मॉड कितनी है? 10, आंसर इज माइनस का 5। अब Z1 प्लस Z2 मॉड, ये जो हमारे पास प्लस है ये आता है 15। तो क्लियर आपको नजर आ रहा है Z1 मॉड मनफी Z2 मॉड, ये जो मनफी है लेस देन होगा Z1 प्लस Z2 होल मॉड के। लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ओके, अब अगर हम ऐड करते हैं Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, तो Z1 मॉड हमारा 5 था और Z2 हमारे पास 10 था, तो 15 ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 के इक्वल आ रहा है। तो ये चीज उसके इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है। इसके मजीद कंडीशंस हैं भी, ये लेस कब होगा इक्वल कब होगा, उन सारी डिटेल में नहीं जाती क्योंकि हमारी वीडियो लेंथी हो जाएगी। ओके, तो अब हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट थे 7, उनको हमने अलजेब्रिकली प्रूफ किया था, बट इस टॉपिक को अलजेब्रिकली टफ हो जाएगा तो हम इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। पीछे लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हर कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास 3 तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, पहला है Z1, दूसरा है Z2, तीसरा है Z1 प्लस Z2। तो इनको भी हम प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो Z1 मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 है, इनको मैंने A और C से रिप्रेजेंट किया। फिगर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकली अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करवाना पड़ेगा, भी प्लेन के अंदर कहीं ना कहीं हमें बनाना पड़ेगा भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कहां पे। तो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूं कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहला A प्लस ऑफ B आयोटा, A प्लस ऑफ B आयोटा, उसको मैंने पॉइंट A से लोकेट करवाया, यानी पॉइंट A इसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये आपके पास आ गया पॉइंट A। सिमिलरली मैं लेट कर लेता हूं कि जो दूसरा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस ऑफ D आयोटा, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? पॉइंट ऑफ C से। तो C रिप्रेजेंट करता है किसको?
सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को, ये Z1 है और ये आपके पास Z2 है रेस्पेक्टिवली। बेलतरतीब हमारे पास Z1 को A से मैंने डिनोट किया, Z2 को मैंने C से डिनोट किया। प्लेन का हर पॉइंट किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, अब आपने क्या करना है, तीसरे नंबर Z1 प्लस ऑफ Z2 बनाने के लिए आप क्या करें, ये पैरेललोग्राम बनाए। पैरेललोग्राम मुतवाज़ी और अज़ला क्या होती है, आपके पास ये जो शेप है जिसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल और लेंथ के लिहाज से इक्वल होती हैं, इट इज नोन एज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसके आमने सामने की साइड इक्वल हूं और लेंथ के लिहाज से आमने सामने की साइड पैरेलल हूं, लेंथ के लिहाज से इक्वल हूं। लिहाजा अब मैं क्या करता हूं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास वेक्टर है OC, ये जो मेरे पास लेंथ है OC के बिल्कुल इक्वल साइड और पैरेलल मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो दूसरे अल्फाज में यूं समझ लें कि OC को उठाकर आपने यहाँ पे रख देना है, तो यूं आपके पास ये इसके बिल्कुल पैरेलल साइड बन जाएगी। ये OC था तो इसके पैरेलल मैंने बना ली AB, तो ये मैंने प्रोड्यूस कर ली। याद रखिएगा ये जो OC की जो प्रॉपर्टीज होंगी वही प्रॉपर्टीज इस AB की होंगी, क्योंकि मैंने इसके पैरेलल बनाई है। सिमिलरली अब मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए OA के बिल्कुल पैरेलल मैं यहाँ पे साइड बना लेता हूं। जिस तरह ये OA है, इसी लेंथ की मैं यहाँ पे साइड बनाता हूं। तो इसके लिए क्या करें आप, ये जो आपके पास पॉइंट C था आप इसको ज्वाइन करवा दें B के साथ। यू आपके पास एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होगी। C हमारे पास C प्लस ऑफ D आयोटा को Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट पैरेललोग्राम। अब प्रॉब्लम यह है कि इस B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मेरे पास A के कोऑर्डिनेट भी हैं, मेरे पास C के कोऑर्डिनेट भी हैं, तो अब ये B के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। तो इस पॉइंट को जरा गौर से देखें। प्लेन में आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा है, आपको नहीं पता कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यानी इसका पहला कोऑर्डिनेट उसकी कितनी वैल्यू है, इसका दूसरा कोऑर्डिनेट उसकी कितनी वैल्यू है। तो तरीकेकार ये होता है कि आप इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो ओरिजिन से लेकर इस परपेंडिकुलर तक ये जो टोटल लेंथ होती है ये आपके पास होता है पहला कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, वो एक्स एक्सिस को जब मैं ग्राफ पे बना रहा हूं वो एक्स एक्सिस को 10 पे कट करता है। इसका मतलब ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 10 है, सो इसका पहला कोऑर्डिनेट बन जाएगा 10। अब मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट y फाइंड करना है, तो उसके तरीकेकार ये है कि आप इसी पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो ये y एक्सिस को जिस नंबर पे कट करे ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा। फॉर एग्जांपल ये लाइन जब कट करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर लिखा हुआ है 7, तो इसका मतलब ये है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट 7 होगा। और ये 7 ये जगह का नाम नहीं है, ओरिजिन से यहां से लेकर यहां तक ये जो टोटल डिस्टेंस है इट इज नोन एज 7। मजीद इसको जनरलाइज कर दूं, ये 7 हमारा एक्स एक्सिस से टोटल डिस्टेंस होता है। अब आमतौर पर अगर आपने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करने हो तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करके ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों पे नहीं परपेंडिकुलर नहीं ड्रा करते। आमतौर पर ये लाइन आप देखें, ये और ये आपस में चूंकि इक्वल हैं, ये साइड और ये इक्वल हैं, तो इस वजह से आमतौर पर हम एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो नंबर डिस्टेंस होता है वो हमारा पहला कोऑर्डिनेट बनता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट बनता है। अब मेरे लिए मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो यही टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां से क्या करूंगा, बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं इस पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा। कहां पे, एक्स एक्सिस पे, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। अब आपके पास ओरिजिन से लेकर यहां तक ये जो टोटल डिस्टेंस है ये इसका पहला कोऑर्डिनेट होगा, और ये जो वर्टिकली लाइन है ये वाला
ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट होगा। इसको गौर से समझिएगा क्योंकि आगे फिगर में कुछ और काम करना पड़ेगा जिससे ये मिक्सअप होने का खतरा बन जाता है, तो इस वजह से इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। ये मेरे पास Z1 है। ओके, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, बी के कोऑर्डिनेट। कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं, बी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, ओरिजिन से लेकर इस परपेंडिकुलर तक ये जो हमारे पास वैल्यू बनेगी ये देगी हमें पहला कोऑर्डिनेट, और ये जो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ये वाली लाइन है इसकी जितनी भी कीमत आएगी वो हमें देगी दूसरा कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है कि अब हमें यहां से ओरिजिन से लेकर ये वाली लाइन ये हमें फाइंड करनी है और ये वर्टिकल लाइन की कीमत भी हमें फाइंड करनी है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए एंड सी। इस ए और सी की मदद से हम ये वाली लेंथ और ये लेंथ फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो अब आप ड्रा करें, सी से ए से परपेंडिकुलर ड्रा करें। जब हम ए से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ओरिजिन से लेकर, गौर से देखिएगा, ओरिजिन से लेकर कहां से, ओरिजिन से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा ये इसका पहला कोऑर्डिनेट होगा, यानी ए का पहला कोऑर्डिनेट। तो ए का पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बन रहा है, ए का पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास है ए। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से लेकर यहां तक ये जो टोटल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है ए। अब इसका मतलब ये, हमें तो ये लाइन चाहिए थी टोटल, क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट निकालने थे तो उसके लिए हमें ये टोटल लाइन चाहिए थी। तो यहां तक तो मुझे समझ आ गई भी, यहां तक मेरे पास है ए। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास एक्सिस ओरिजिन से लेकर परपेंडिकुलर तक ये पहली कीमत होती है और ये जो वर्टिकल होती है ये दूसरी कीमत होती है। लिहाजा ओरिजिन से लेकर यहां तक है ए, और ये वाली जो लेंथ आपको नजर आ रही है ये कितनी की होगी, सेकंड कोऑर्डिनेट बताएगा, तो सेकंड है बी, इसका मतलब ये भी बी होगी। तो यूं आपको जो आपने बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो आपको एक्स की यहां तक कीमत मिल गई है और यहां तक भी वे की कीमत मिल चुकी है। सो ये बी है तो ये वाली लेंथ भी कितनी की होगी, बी की। अब मुझे ये लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए और उसके बाद ये लेंथ चाहिए, तो मैं बी के कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। तो ए को मैंने यूज कर लिया, अब मैं सी की मदद से ये लेंथ भी मालूम करूंगा, ये वाली लेंथ भी मालूम करूंगा। मैंने आपसे बोला था कि मैंने ओ सी को उठाया, इस ए बी पे रख दिया, यानी जो प्रॉपर्टीज ओ सी की होंगी वही प्रॉपर्टीज बी सी की होंगी। यहाँ पे देख लें आप कि ये फिगर है, फॉर एग्जाम्पल ये ओ है, ये सी है, ये आपके पास ए है, ये बी है। अब आप क्या करते हैं, अगर सी से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये बन गया इसका बेस, ये वाला ये बन गया बेस और ये बन गया परपेंडिकुलर। सिमिलरली आप बी से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ए पे, इस पॉइंट पे, तो ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर। तो मैंने OC और AB को लिया था पैरेलल, इसका मतलब यह है कि OC से परपेंडिकुलर बनाए तो ये बेस और B से परपेंडिकुलर बनाए तो ये बेस आपस में इक्वल होंगे। इसका नाम अगर M रख लें, इसका नाम N रख लें, तो ON AM आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली CN और इधर से BM ये भी आपस में इक्वल होंगे। मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि OC के पैरेलल हमने BM बनाया, तो इसका मतलब ये है कि OC का परपेंडिकुलर और AB का परपेंडिकुलर सेम लेंथ रखते हैं। OC का बेस और AB का परपेंडिकुलर के बाद बेस सेम वैल्यू रखते हैं। तो अब यहां से C से परपेंडिकुलर ड्रा करें। ओके, तो C से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बेस पे, तो आपके पास ओरिजिन से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये पहला कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होगा। तो पहला कोऑर्डिनेट है C, इसका मतलब ये है कि ये वाला यानी बेस हमारा C है, इसका बेस C है। तो OC के पैरेलल हमने ड्रा किया था AB, इसका मतलब B से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है उसका बेस BC होगा, क्योंकि दोनों के बेस सेम है। ये C है तो ये वाली लेंथ भी C होगी। अब परपेंडिकुलर की बात करें
तो सी से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये जो y के लॉन्ग ये वाली लेंथ है ये हमें दूसरा कोऑर्डिनेट बताएगा। इसका मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट है d, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी d। अब OC के पैरेलल बनाया था AB, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर की लेंथ अगर d है तो B से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है उसकी लेंथ भी d होगी। तो आपका मसला हल हो गया। हमें B के कोऑर्डिनेट चाहिए थे, तो B के कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, ओरिजिन से लेकर इस परपेंडिकुलर का टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनता है, ओरिजिन से लेकर यहां तक बनता है A और इस जगह से लेकर यहां तक बनता है C। इसका मतलब टोटल बन जाएगा A प्लस ऑफ C। तो इसका मतलब यह है कि B का पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास होगा A प्लस ऑफ C। ये आ गया B का पहला कोऑर्डिनेट। नो अब आप B का दूसरा कोऑर्डिनेट निकालें, तो दूसरा कोऑर्डिनेट ये B से लेकर इस x एक्सिस तक ये जो परपेंडिकुलर है इसकी टोटल लेंथ ये आपको देगा दूसरा कोऑर्डिनेट। अब टोटल लेंथ क्या है, यहां तक है B और इस जगह से लेकर यहां तक है D। इसका मतलब टोटल लेंथ बन जाएगी B प्लस D। सो इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट आएगा B प्लस D, साथ लगाएंगे अयोटा, चूंकि हम अब प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर शो कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास B के कोऑर्डिनेट हमें ये बात बता रहे हैं कि B के कोऑर्डिनेट वो हमारे पास सम है, मजमुआ है, किसका, Z1 और Z2 का। हम ये बात मेंशन करेंगे यहाँ पे, point of B are given by figure B and A plus C plus B plus D iota. So this implies the coordinates of B are sum of Z1 and Z2। अब अगर आप गौर से देखें, ये है Z1 ये है Z2। अगर मैं कंप्लेक्स नंबर को ऐड करूं तो ये क्या आएगा, रियल को रियल में ऐड करूंगा ये आएगा A प्लस C, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करूंगा ये आएगा B प्लस ऑफ D। इसका मतलब यह कि B हमें बेसिकली Z1 और Z2 का सम रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह है कि Z1 प्लस ऑफ Z2 इज इक्वल टू A प्लस ऑफ C प्लस ऑफ B प्लस ऑफ D इंटू आयोटा। सो B हमारे पास, सो द कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे रिजल्ट ये निकला द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस ऑफ Z2 इज रिप्रेजेंटेड B। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, इज रिप्रेजेंटेड बाय B। सो ये हमारा नंबर जो है B से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, अब आगे चलें। तो अब आप क्या करें, जिस तरह डिस्टेंस चेक करें, पॉइंट A हमारा Z1 को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट C हमारा Z2 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि OA ये जो हमारा डिस्टेंस है ये Z1 मॉड के इक्वल है। ये बात मैं कैसे कह रहा हूं, देखिए मैं अलग फिगर बनाकर एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास एक पॉइंट है A और ये शो कर रहा है A प्लस ऑफ B आयोटा को। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, A का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो होगा OA। अब ये नंबर हमारे पास है A प्लस B आयोटा। मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी वो पॉइंट जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करे उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस इज नोन एज मॉडुलस। सो ये Z1 को रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा ये पॉइंट इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हमारा होगा मॉडुलस ऑफ Z1। सिमिलरली वो पॉइंट जो Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ Z2 का मॉडुलस। तो सिमिलरली मैंने आपसे कहा भी A Z1 को रिप्रेजेंट करता है A, लिहाजा A का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा Z1 मॉड, और जो हमारा C का डिस्टेंस होगा वो होगा Z2 मॉड। फिर बता रहा हूं, एक पॉइंट
जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ द नंबर्स। तो अब ये a z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा a का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो z1 का मॉडुलस होगा। c हमारा z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है c का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो z2 मॉड के इक्वल हो जाएगा। अब सिमिलरली जो हमारे पास b है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? b हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है z1 प्लस ऑफ z2 को। z1 प्लस z2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? b। इसका मतलब ये होगा कि OB ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा? z1 प्लस ऑफ z2 मॉड के। क्लियर? क्योंकि ये b हमारा z1 प्लस z2 को रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा b का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, यानी अगर हम इस b को ओरिजिन के साथ मिला दें, b को ओरिजिन के साथ मिला दें तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ये रिप्रेजेंट करेगा z1 प्लस z2 मॉड के। अब ये फिगर काफी हद तक मिक्सअप हो चुकी है, मैं इसमें से जो हमारे अब काम की चीज है उसको सेपरेट कर रहा हूं। इस फिगर में गौर से देखें तो ये है O, जो आपके पास ये O है, यहां पे लिखा हुआ है A पॉइंट, उसके बाद हम ये वाला पॉइंट है B। अब आप B को अगर मिला देते हैं O के साथ, तो अभी मैंने बोला कि B चूंकि z1 प्लस z2 को रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा B का O से जो डिस्टेंस है वो z1 प्लस z2 का मॉड होगा। अब यहां पे हमारे पास बन गई एक ट्राइएंगल। इस ट्राइएंगल को देखें गौर से, इन ट्राइएंगल नाम है जिसका OAB। इस ट्राइएंगल OAB के अंदर आप अगर गौर से देखें, OAB के अंदर OA प्लस ऑफ OA प्लस ऑफ AB इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा? OB से। हमें पता है कि मुसल्लस के ट्रायंगल के लिहाज से कोई सी दो ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होता है। 9th क्लास 13 चैप्टर वहां पे थ्योरम्स हैं, वहां पे ये बात मौजूद है कि मुसल्लस के कोई से दो साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि OB इज लेस देन OA प्लस ऑफ AB। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि OB क्या है? OB का मॉड है Z1 प्लस ऑफ Z2 मॉड, लेस होगा किससे? Z1 मॉड। OA हमारा Z1 मॉड है प्लस ऑफ AB Z2 मॉड। देखें मेरे पास ये जो OC है ये AB के इक्वल है, OC हमारा AB के इक्वल है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि OC के पैरेलल मैंने AB बनाया, लिहाजा मेरा OC और AB आपस में इक्वल हैं। ओके, तो Z1 प्लस Z2 मॉड लेस देन क्या आ गया? लेस देन आ गया हमारे पास Z1 मॉड प्लस ऑफ Z2 मॉड। इसको आप 1 का नाम दे दें, ये हमारा रिजल्ट आ गया। सेकंड पार्ट Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस ऑफ Z2 मॉड, ये रिजल्ट तो हमारा आ गया। सिमिलरली जिस तरह ये प्लस के लिए एक रूल है हमारा ट्रायंगल का, सिमिलरली इन ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल के अंदर कोई सी दो साइड्स का जो डिफरेंस है दैट इज OA माइनस ऑफ OB। जिस तरह हमने सम लिया इसी तरह डिफरेंस भी लेते हैं। OA माइनस ऑफ AB, ये जो डिफरेंस है इज लेस देन, सम ग्रेटर होता है, डिफरेंस लेस होता है, लेस देन OB। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सम था, सम हमेशा थर्ड से ग्रेटर होता है। ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स का जो डिफरेंस ले लें वो थर्ड से हमेशा लेस होता है। OA हमारे पास क्या है? Z1 मॉड है, और AB क्या है? AB हमारे पास Z2 मॉड है। लेस बन जाएगा कैसे? OB हमारे पास क्या है? Z1 प्लस ऑफ Z2 मॉड है। ओके, फ्रॉम 1 एंड
1 एंड 2। अब 1 और 2 को अगर आप गौर से देखें तो 2 को पहले लिख लें Z1 मॉड मनफी Z2 मॉड लेस है किससे, Z1 प्लस ऑफ Z2 होल मॉड, और ये होल मॉड लेस है किससे, Z1 का मॉड प्लस ऑफ Z2 का मॉड। इस रिजल्ट को आप A का नाम दे दें। इसका मतलब यह है कि which gives the results for n equality holds, भी n इक्वालिटी के लिए रिजल्ट होल्ड करता है। बस याद रख लें, अगर आपके पास पॉइंट्स इस तरह हो कि वो कोलिनियर्स ना हो, एक लाइन पर एग्जिस्ट ना करें, तो फिर n इक्वालिटी का साइन आएगा। अगर पॉइंट इस तरह O A B यानी, और यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे C था, तो अगर ये पॉइंट एक लाइन पर एग्जिस्ट ना करें, फिर हमारे पास ये n इक्वालिटी होल्ड करती है, जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था। अब चलते हैं भी इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, क्योंकि थ्योरम में हमने दो बातें की थी, भी लेस भी होगा इक्वल भी होगा। इक्वालिटी कब होगी, रिजल्ट विद इक्वालिटी साइन विल होल्ड व्हेन द पॉइंट A एंड C रिप्रेजेंटिंग Z1 एंड Z2 बिकम्स कोलिनियर्स विद B। हमारे पास ये इक्वालिटी उस वक्त होल्ड करेगी जब हमारे पास Z1 और Z2 को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट A और B, A और C B के साथ कोलिनियर्स हों। कोलिनियर्स का मतलब यह है कि वो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, ओके, तो अब यहाँ पे पॉइंट पड़ा हुआ है A, इस जगह पे पॉइंट पड़ा हुआ है B, ठीक है। अब सॉरी, इस जगह पे पॉइंट पड़ा हुआ है C। अब ये जो पॉइंट A है ये Z1 को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, Z1 को। इसका मतलब ये है कि इस ओरिजिन से लेकर इस A तक ये सारे का सारा आपके पास होगा Z1 मॉड, और ये जो मेरा पॉइंट C है ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z2 को। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2 को। इसका मतलब ये कि ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट C तक, ओरिजिन से लेकर पॉइंट C तक ये जो डिस्टेंस है ये होगा Z2 मॉड। अब मैं दोनों को ऐड करता हूं, मैं आपको यूं समझाऊं कि मेरे पास ये लाइन है फॉर एग्जांपल 10 मीटर की, इसका नाम है OA, और मेरे पास यहाँ पे एक सेकेंड लाइन पड़ी हुई है जिसका नाम है OC, ये लाइन है 15 मीटर की। तो अब मैं दोनों लाइंस को अगर ऐड कर दूं, इनको गिरा लगा दूं, जोड़ दूं, बांध दूं, रस्सी है फॉर एग्जांपल, तो जब मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास 15 इसकी लेंथ है, 10 इसकी लेंथ है, तो टोटल जो मेरे पास आ जाएगा, जिसका नाम मैं O से B रख लेता हूं, तो ये जो मेरे पास टोटल आ जाएगी इसकी लेंथ होगी 25 मीटर। तो यही काम हमने किया। मेरे पास क्या था, मेरे पास ये था कि O से लेकर C तक, O से लेकर इस C तक ये टोटल लेंथ, ये वाली है टोटल लेंथ, ये है Z2 मेरा, टोटल Z2 मॉड है, यहां तक है Z1। अब इस Z2 में मैं Z1 ऐड कर देता हूं, यानी मैंने OA इसमें ये वाला जमा कर दिया और इसका नाम मैंने आगे B रख लिया। यानी कहने का मतलब है कि OA और ये CB बराबर हैं, इक्वल हैं। मैंने OA इस OC यहां से लेकर यहां तक है OC, तो मैंने क्या किया, OC में ये वाली लाइन जमा की, तो यहां तक तो है OC, तो जब मैं इसमें OA मजीद जमा करूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे बढ़ेगा, जितनी इस OA की लेंथ होगी, जितनी ये 15 मीटर था। ओके, तो मेरे पास टोटल लेंथ बन गई OB। तो रिजल्ट क्या आया मेरा, रिजल्ट मेरे पास ये आया कि Z1 प्लस ऑफ Z2। तो Z1 मेरा क्या था, Z1 मेरा है OA, और Z2 मेरा क्या है, Z2 मेरा है OC। अब ये जो OA है, OC मेरा Z2 था, OA ये मेरा CB के बराबर है, विच इज इक्वल टू CB प्लस ऑफ OC, क्योंकि मैंने OA जितना लंबाई यहां पे ऐड की है। ओके, अब ये CB प्लस OC टोटल कितनी बनेगा, गौर से देखें, O से लेकर यहां तक C, ये है OC और ये है CB, तो ये टोटल बन जाएगा OB। ये है OC, यू ड्रा कर लें OCB। तो अब ये यहां से लेकर यहां तक ये है OC और ये वाला है BC। टोटल की बात करें तो ये है OB,
लिहाजा ये रकम किसके इक्वल आ गई, ओ बी के। भी ओ बी किसके इक्वल है, ओ बी क्या चीज है, ओ बी डिस्टेंस क्या है, यानी बी का ओ से डिस्टेंस किसके इक्वल है। तो मैंने आपसे बोला था पीछे कि बी हमारा Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा बी का ओ से जो डिस्टेंस होगा वो Z1 प्लस Z2 मॉड के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू Z1 प्लस ऑफ Z2 मॉड। चूंकि बी हमारा रिप्रेजेंट करता है Z1 प्लस Z2 को, मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक अगर ये बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 प्लस Z2 को, तो B का O से डिस्टेंस इस Z1 प्लस Z2 का मॉड देगा। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि Z1 मॉड प्लस ऑफ Z2 मॉड इन केस ऑफ कोलिनियर्स इज इक्वल टू Z1 प्लस ऑफ Z2 होल मॉड। इसको आप B का नाम दे दें, फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B। ए और बी दोनों को अगर आप कंबाइन देखें, यहाँ पे लेस का साइन है, वहां पे इक्वल का साइन है। जिस तरह मैंने इन दो को आपस में इक्वल प्रूफ किया, सिमिलरली इन दो को भी हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों पार्ट्स को अगर आप गौर से देखें तो जब हमारे पास पॉइंट नॉन कोलिनियर्स हों, यानी एक लाइन पर वाक़ ना हो, उस वक्त लेस होते हैं, लेस का साइन लगता है और ये रिजल्ट ही आता है। जब हमारे पास कोलिनियर्स हों, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हों, फिर हमारे पास डिस्टेंस इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट जो पार्ट था थ्योरम का 8 पार्ट में से, वो हमारा प्रूव हुआ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।